अब हम लोग को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मतलब हम लोग शुरुआत मेटल से कर रहे हैं तो मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नहीं तो अगर प्रॉपर्टीज वाइज हम स्टार्ट करते हैं मेटल से, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ऊपर से पता चल जाएगा। ध्यान से बात समझो, मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है, उसके बाद से हम क्या करेंगे क्या आसानी से बता देंगे। जनरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब समझ में आता है ना, तो कोई भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा एक भैया थे एसपीडीएफ वाला बताए थे पूरा कैसे कैसे एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग अपने अपने ऑर्बिटल्स में है ना इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जस्ट केएलएमएन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि जनरली मेटल्स के वैलेंस सेल में वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इतना बात लिख लिया जाए। हम लोग बात कर रहे थे लोग मेटल्स के बारे में कि मेटल का जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, 2 या 3। कोई भी मेटल ले लो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब अगर इसके आगे की हम बात करें तो मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज होने की बात करें तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा? लूज करेगा। अब जनरली अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो टोटल 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 8 गो इलेक्ट्रॉन में से कम से कम 4 गो रहेगा। खैर 4 गो रहता है तभी भी वो चारों के चारों देगा नहीं, समझ में रखना है। चारों के चारों देखो वो मिलेगा भी नहीं, तो शेयरिंग करता है जो कि कार्बन में हम लोग देखते हैं लोग। अब अगर मान लो कि उसमें इलेक्ट्रॉन 5 गो है तो पूरा करने के लिए तो 5 इलेक्ट्रॉन दे दो या 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, आसान कौन है? 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1 गो, 2 गो या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर ऑक्टेट पूरा करना हो, 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करना हो इसके वैलेंस सेल में, तो 1 गो इलेक्ट्रॉन है तो 1 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पिछले का 8 गो रह जाएगा, या 7 गो इलेक्ट्रॉन लेगा। आसान कौन है? 1 इलेक्ट्रॉन देना, या अगर 2 है तो 2 देना या 6 गो लेना, कौन आसान है? समझ रहे हो? अगर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या फिर रिसीव करे 5 इलेक्ट्रॉन को, आसान कौन है? इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए आसान ये रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को दे के डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या फिर वैलेंस सेल फुलफिल्ड हो जाए और उसके बाद से स्टेबिलिटी को गेन करे। एट द एंड रिजल्ट यही होना चाहिए ना कि कोई भी एटम स्टेबल हो, तो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो नेचर में कैसा होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो निगेटिव? इलेक्ट्रो, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो दे दिए। ध्यान से समझो, एटम अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन कुछ दे दिया, 1 गो चाहे 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उतना इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? तो प्रोटॉन हो जाएगा कंपैरेटिवली 1 गो 2 गो ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन को उतना प्रोटॉन बैलेंस कर लेगा चार्ज वाइज। जब 1 गो 2 गो ज्यादा प्रोटॉन रहेगा तो उसका चार्ज शो होगा, तो वो पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का होता है ना, तो उसके चलते इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो होगा किस पे? मेटल्स पे। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसीलिए जनरली नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतना बात लिख लिया जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डोनर होता है, क्योंकि एट द एंड वही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्टेट पूरा करना है। अब मान लो अगर हम यहाँ पे कुछ मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल दिए हैं, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एगो है, अब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तब इसका अब एगो इसमें प्रेजेंट था तो m था वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
अब ये ए को दे दिया तो अब तो इसका एम हो गया खाली, एम हो गया खाली, तो इलेक्ट्रॉन रहने वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, एल, और एल में क्या रह जाएगा, 8। जब 8 रहेगा मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से ये स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो आउटर मोस्ट में कितना रह जाएगा, 8 गो, ऑक्टेट पूरा होगा कि नहीं होगा। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसके इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 8, मतलब ऑक्टेट पूरा, और ये स्टेबल हो जाता है। इसीलिए अब ध्यान से बात समझो, अगर हम सोडियम के केस में बात करें तो सोडियम, अगर न्यूट्रल सोडियम के बारे में बात करें तो न्यूट्रल सोडियम में 11 गो इलेक्ट्रॉन और 11 गो प्रोटॉन, यही होगा ना। अब ये तो हो गया न्यूट्रल सोडियम, वो सोडियम जिसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये देगा, तो ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो अब 11 गो इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अब 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें डोनेट करने के बाद, और 11 गो प्रोटॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन बैलेंस कर लिया, अब बच गया एक्स्ट्रा एगो प्रोटॉन, एगो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। वही हम यहाँ पे किए कि सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उस पर 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो इस पे एगो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम पे डबल पॉजिटिव हो गया है। इस तरह से मेटल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं, और जब डोनेट करेगा इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, और वो प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज इस पे क्या होगा कि अपीयर हो जाएगा। तो ये डोनेट करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज आते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मेटल्स नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका नेचर होता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डोनेट करके पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मेटल नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं लस्टर। मेटल का फेमस प्रॉपर्टी है लस्टर, का मतलब होता है चमक। किसी भी ऑब्जेक्ट में शाइनी अपीयरेंस होना, चमकना, शाइनी अपीयरेंस होना क्या कहलाता है, लस्टर। अगर कोई ऑब्जेक्ट चमक रहा है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट लस्टरस है, नहीं चमक रहा है तो बोलेंगे नॉन लस्टरस, चमक नहीं रहा है। समझ में रहे, तो मेटल्स जनरली लस्टरस होते हैं। मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस, सब मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस होते हैं, ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, इतना मत लिख लिया, ठीक है। Next, luster. The property of an object to have shiny appearance called luster. कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जिससे वो चमकता है, शाइनी अपीयरेंस है, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, लस्टरस। तो चूंकि मेटल चमकता है तो मेटल के पास लस्टरस प्रॉपर्टी होता है, मतलब मेटल्स, सब का सब मेटल्स, ऑल मेटल्स आर लस्टरस, सब मेटल्स चमकते हैं, सबके पास शाइनी अपीयरेंस होगा। गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब के पास शाइनी अपीयरेंस है, और यही वो कारण है कि मेटल्स का जनरली यूज हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए किए करते हैं। लियो सब बस इतना ही बात की, दैट इज व्हाई मेटल्स आर यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एक होता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसको पीट के चोट पर, है ना, पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी। मान लो इसका जो प्लाई का सब सनमाइका वगैरह बनता है तो ये सब मतलब पीट के पतला नहीं किया गया है, समझ में आ रहा है ना, इसको काट के छील के पतला किया गया है। तो ये पतला थिन शीट लकड़ी का मेलिएबिलिटी के चलते नहीं हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो मेटल का थिन शीट बनता है, बहुत सारा दरवाजे के ऊपर लगता है, चाहे घर में कपड़ा का रखने के लिए जो ट्रंक बनता है, नहीं, या फिर वो ग्रिल में पीछे में हम लोग लगाते हैं लोग, तो वो सब जो भी वो मेटल का शीट बनता है, चादरा बनता है, और भी बहुत सारा चीज बनते हैं, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह, औजार बनाया जाता है, तो सब कौन से प्रॉपर्टी के चलते, मेलिएबिलिटी के चलते।
तो जनरली मेटल्स मेलिएबल होते हैं, उनको पीट के थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होते हैं तब ना ये सब चीज मेटल्स का बनाया जाता है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? मेलिएबिलिटी। सब के सब ऑलमोस्ट सब मेटल्स क्या होते हैं कि मेलिएबल होते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ उनका ज्यादा है। खैर वो चीज देखेंगे हम लोग। इतना बात अभी लिख लिया जाए। Malleability, the property of an object to convert into thin sheet on beating called malleability। कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी पीटने के बाद, छुरने के बाद थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतला चादरा में थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेलिएबिलिटी। और ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर मेलिएबल, सब मेटल्स मेलिएबल होगा। और यही वो प्रॉपर्टी है जिसके चलते मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करके हम लोग टूल्स बनाते हैं। टूल्स मतलब औजार, जो खुरपी बनता है, कुदार बनता है, कौन सा प्रॉपर्टी के लिए? का जैसे कुदार है, जैसे खुरपी है, वैसे मेटल थोड़ा निकलता है क्रॉस से, वो तो निकलेगा, रॉ आयरन होगा, फिर प्यूरिफाई की जाएगा, आयरन बन गया। अब वो आयरन को थिन शीट में कन्वर्ट करके तब ना टूल्स बनाया जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड बनाना है हम लोग को। खुरपी चाहिए, हौसला चाहिए, कुदार चाहिए, जो भी हो, कुल्हाड़ी है, ट्रंक, वो जो सीट बनता है, जैसे ट्रंक बनता है, अलमीरा बनता है, तो वो सब बनता है। गेट सीट, वो गेट के ऊपर लगता है। नॉर्मली एल्युमिनियम का सीट देता है, बाथरूम के गेट के ऊपर लगता है, ऐसा होता है नहीं। अब तो खैर चल रहा है वो रेडीमेड वाला, लेकिन पहले वैसा होता था, प्लाई के ऊपर एल्युमिनियम का लगा दिया था। तो वो सब सीट बनता है। एल्युमिनियम फॉयल इज यूज्ड टू रैप फूड। हम फॉयल की बात, थिन सीट होता है। नॉर्मली अगर हम बता रहे हैं, जैसे कि पैसे आसपास में 25 रुपए में 2 अंडा वाला एग रोल खाएगा सब, तो पेपर में लपेट के दे देगा नहीं। लेकिन अगर कोई बस इंग्रेडिएंट तो सब वही रहता है, पैसा ज्यादा लेगा तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है सब। तो अगर 35 रुपए 40 रुपए में डबल रोल वाला देता है, तो वो सब इंग्रेडिएंट डाल के और वो एल्युमिनियम का फॉयल में रैप करके देता है। फूड वूड को रैप करने के लिए यूज किया था। खाना वाना लंच वंच लेके जाना है, तो खाना को मम्मी लोग क्या किया लोग, एल्युमिनियम के फॉयल में पैक कर दिया लोग, और फिर लंच बॉक्स में रख दिया लोग। जैसा है ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, ठंडा स्लो होता है नहीं। तो एल्युमिनियम का फॉयल किस चीज के लिए यूज किया जाता है? फूड को रैप करने के लिए। सिल्वर फॉयल एंड गोल्ड फॉयल इज यूज्ड ओवर द सरफेस ऑफ शिक्षा। मिठाई उठाई बनता है तो हलवाई लोग नहीं, लड्डू उड्डू चाहे कोई काजू कतली वगैरह, बहुत सारा मिठाई है जिसके ऊपर सिल्वर फॉयल या गोल्ड फॉयल यूज किया जाता है। बिकी होटल में किया जाता है समझ में आ रहा है ना? तो किया जाता है। नेक्स्ट, डायमंड नहीं, गोल्ड फॉयल या फिर सिल्वर फॉयल। मेटल फॉयल या शीट्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स फ्रॉम इलेक्ट्रो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो होता ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो मेटल को पेनिट्रेट करके उस पर नहीं जाता है। नॉर्मली इसे तुम देखना कि मतलब ऐसे मोबाइल खाली रहे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे फोन करोगे, पॉकेट में रहे, कहीं भी अंदर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉल चला जाएगा। लेकिन उसी को अगर कोई मेटल के फॉयल से रैप कर दो, यहीं पे मोबाइल है, फोन करो, फोन नहीं लगेगा, कवरेज एरिया से बाहर बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसमें जैवे नहीं करेगा। तो बहुत सारा मतलब समय के अकॉर्डिंग इट डिपेंड्स अपॉन द नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए भी मेटल फॉइल्स का यूज किया जाता है। तो ये हो गया मेलिएबिलिटी, जिससे मेटल्स को थिन शीट में क्रिएट कर रहे हैं, और ये सब और भी बहुत सारा यूज कर रहे हैं हम लोग। अब एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब थिन वायर में कन्वर्ट करना। नहीं देखा होगा सबकी जो घर में बिजली बत्ती का तार लगता है, वो तार के अंदर पतला पतला, एक तार के अंदर में बहुत सारा पतला पतला 5 को 6 को 7 को 10 को 12 को क्या रहता है कि कॉपर का, मतलब जो भी हो उसका एकदम पतला पतला थिन वायर रहता है। तो वो मेटल का वायर इसलिए बनाया गया है क्योंकि थिन वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी मेटल के पास होता है, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपर का वायर बनता है, लोहा का वायर भी बनता है, आयरन का वायर भी रहता है। घर में जब पिलर वगैरह ढलाता है, सेंटरिंग वगैरह का काम होता है, छड़ को बांधने के लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, तो लोहा का तार होता है, एल्युमिनियम का तार भी यूज किया जाता है। देखो टाटी मड़ई को जो मतलब मड़ई को बीच में बाती लगा के बांधना होता है, तो वहां पे लोहा का तार यूज नहीं होगा,
क्योंकि लोहा का तार तो एक्सपोज इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में है, तो लोहा का तार जल्दी रस्ट लग जाएगा, टूट जाएगा जंग लगने के चलते, इसलिए वहाँ पे कौन सा तार यूज किया है, एल्यूमिनियम का। सिल्वर कलर का चमकता हुआ तार रहता है एल्यूमिनियम का, चांदी के जैसा चमकता है, व्हाइट कलर का होता है, देखा सब। तो वो कौन सा तार होता है, एल्यूमिनियम का, और वो एल्यूमिनियम का तार यूज किया जाता है वो सब टाटी मड़ई और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे वो सबको बांधने के लिए, नहीं तो बस जंग ना लग जाए जल्दी से, इसलिए इंस्टेड ऑफ आयरन कॉइल हम लोग एल्यूमिनियम का कॉइल यूज करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में तो लोहे का तार यूज जाता है। तो ये डक्टिलिटी ही प्रॉपर्टी है जिससे मेटल कन्वर्ट हो जाता है वायर को, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जैसे जरूरी होता है वैसे यूज होता है। एक ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, डक्टिलिटी। सब का सब ऑलमोस्ट मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ठीक। Ductility, the property of metal to be drawn into thin wire called ductility। अब जैसे थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा था वैसे यहाँ पे पतला तार में कन्वर्ट होगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे लोग डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होगा, किसके पास होगा, मेटल। लगभग सब का सब मेटल्स क्या होता है कि डक्टाइल होता है, उसका तार बन सकता है। कॉपर वायर तो पता ही है कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का तार होता है घर में, वहाँ पे कौन सा वायर होता है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम का तार होता है। आयरन वायर कंस्ट्रक्शन में बोले ना, छड़ को बांधने के लिए यूज होता है। जो आयरन का लोहा का तार होता है, लोहा का कॉइल होता है, वो यूज किया जाता है। खैर, एल्यूमिनियम कॉइल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये कौन सा हाउस है, कच्चा हाउस। अरे कच्चा हाउस का मतलब मड़ई टाटी वाला घर के बारे में बात कर रहे हैं, जो टाटी के चारी बांधने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सा कॉइल यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम। तो सस्ता तो आयरन वाला होता है लेकिन जंग जल्दी लग जाता है, इसलिए इसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एल्यूमिनियम कॉइल। और भी बहुत सारा डिफरेंट मेटल्स का रील बनता है। रील के मतलब इंस्टाग्राम पे नाचने वाला रील्स ना, मतलब वो पतला गिट्टी थ्रेड लाइक वायर को बोलते हैं हम लोग रील। तो मेटल्स का रील बनता है। घर पे देखना सब पंखा उनका जब जल जाता है, पंखा खुलाता है तो उसमें बहुत सारा कॉइल बना हुआ रहता है, समझ आ रहा है ना। तब वो मेटल्स, अब जो भी कॉपर का पतला पतला वायर है उसी को उसमें क्या किया जाता है, कॉइलिंग किया गया रहता है, नहीं तो डिफरेंट और भी बहुत सारा यूज होता है यहाँ पे मेटल्स का तार बना के, और उसको डिफरेंट पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। ये कौन सा प्रॉपर्टी के चलते हो पाता है, डक्टिलिटी के चलते। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, कंडक्टिविटी। नहीं, कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे तो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का एक के साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी टाइम कम है, चल देखो हार्डनेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हार्डनेस के बारे में बात करें, जनरली मेटल हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। अभी भी पुराना गाँव में कहीं पुल देखता होगा, सब लोग नहीं बोलते कि अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज के टाइम पर का बनाया गया पुल है, वो सब पुल किस चीज का होता है, लोहा का होता है। नहीं, अभी भी वो हावड़ा ब्रिज है, सब इधर से लेकर उधर तक किस चीज पे टंगा हुआ है, लोहा पे। तो आयरन ब्रिज अब तो खैर कंक्रीट से ढला जाता है, नहीं मतलब कंस्ट्रक्शन में तो बीच बीच में लोहा का छड़ वगैरह यूज होगा, लेकिन पूरा का पूरा पुल ही पहले बनता था किसी से, लोहा से। तो वाकई में मेटल हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ मेटल है जो सॉफ्ट है, ये सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सब मेटल सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि आराम से चाकू से आदमी काट सकता है, पाकल केरा कैसे काटा जाएगा। तो सॉफ्ट होता है सोडियम पोटेशियम। बाकी नॉर्मली सब मेटल्स के, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, नहीं तो ये सब मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। इतना बात लिख लिया जाए, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होना, ज्यादा स्ट्रेंथ होना, नहीं आसानी से टूटे नहीं, तब एक्सटर्नल फोर्स बर्दाश्त करने का क्षमता होना। मतलब अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो इजीली उसका शेप साइज डिफॉर्म ना होना, उसी को बोलेंगे हम हार्डनेस। तो जनरली मेटल्स हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इसलिए हम लोग डिस्कस किए कि पुल उल कंस्ट्रक्शन में लोहा का गेट, लोहा का ग्रिल, लोहा का दरवाजा क्यों लग रहा है, कमजोर है इसलिए कि मजबूत है इसलिए, मजबूत है इसलिए, हार्ड है इसलिए, नहीं तो लगभग सब मेटल्स कैसा होता है, हार्ड होता है। एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, कि बाकी सब मेटल होते हैं हार्ड, लेकिन उल्टा है सोडियम और पोटेशियम है, ये सब हार्ड नहीं होता है, ये सब सॉफ्ट होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, आसानी से चाकू से हम क्या कर सकते हैं कि इसको काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, बाकी लगभग सब हार्ड होता है, ठीक है।
होता है। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होता है कि जब टकराएगा तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सुधरेगा तो नहीं तुम सब। Sonority, the property of an object to produce ringing sound when stuck with another object called sonority। कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी। और जनरली सब मेटल्स सोनोरस होते हैं। तो मंदिर में जो घंटी बजता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है ना, वो इसलिए कि मेटल्स क्या होते हैं कि सोनोरस होते हैं। तो जब एक्सीडेंटली कोई बर्तन वगैरह फ्लोर पे गिर जाए, टन बहुत स्पीड में हो जाता है, तो वो भी सोनोरिटी के चलते ही होता है। नेक्स्ट एक होता है स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब इसको स्टेट ऑफ मैटर ही बोलते हैं ना। एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट या मोशन, लेकिन ये स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो मेटल्स, ऑल मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं। सब के सब मेटल एग्जिस्ट करते हैं कौन सा स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। गैसियस स्टेट में कोई मेटल नहीं होगा। लिक्विड स्टेट में सिर्फ मरकरी होगा, दूसरा कोई दूसरा मेटल नहीं होगा। सब मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्शन एक है मरकरी जो कि होता है लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में एक भी मेटल्स नहीं होते हैं। इतना बात लिख लिया जाए। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो सबको पता है कि मैटर क्लास 9th में पढ़ना। मैटर कितना स्टेट होता है? 3 गो। अब मैटर किस चीज से बनता है? पार्टिकल से। पार्टिकल से फिजिकल नेचर याद है? पार्टिकल से 2 गो फिजिकल नेचर है, 3 गो कैरेक्टरिस्टिक्स है। खैर, तो मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें, जनरली मेटल कौन सा स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सिर्फ एक मेटल है मरकरी जो एक्सेप्शन है, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। मरकरी कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। गैसियस स्टेट में कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक मरकरी को छोड़ दो तो बाकी जितना भी अगर मेटल का नाम दिमाग में आता हो सब कौन सा स्टेट में जाएगा? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम सब। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम Hg। ठीक, चलो ध्यान से समझो। अब एक होता है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ही है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है वो टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट करना स्टार्ट क्या मतलब? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने लगेगा। जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे ये टेम्परेचर इस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में बनना स्टार्ट कर देगा वो टेम्परेचर हो जाएगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब चूंकि मेटल्स है, हार्ड है, इनकम्प्रेसिबल है, इसका पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है नहीं, तो मेटल्स का मेल्टिंग, वैसे सॉलिड में तो बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, बहुत सारे जो सॉलिड होते हैं। खैर हम आगे पढ़ेंगे स्टेट के बारे में, नॉन मेटल के, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में आएगा। लेकिन खैर कुछ सॉलिड भी है, मेटल भी सॉलिड है, लेकिन अगर कंपेयर करें हम तो नॉन मेटल और मेटल्स में मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना। इसके मुकाबले कंपैरेटिवली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हाँ कुछ एक्सेप्शन है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक तो सॉफ्ट वाला हो गया सोडियम, पोटेशियम, और दूसरा जैसे कि गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है कि मतलब हाथ पे इसे रख दो, हाथ का हीट एनर्जी ऑब्जर्व करके क्या होगा कि पिघल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? बर्फ हाथ पे रखने पर पिघल जाता है, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। वैसे ही गैलियम, सीजियम हाथ पे रखने पे सिर्फ पाम का एनर्जी को ऑब्जर्व करके वो क्या होगा कि पिघल जाएगा। हाथ पे रखने पे हो जाएगा वो लिक्विड, फिर हमें छोड़ के बिछाने पे छोड़ दो, फिर बिछाने पे जाके नीचे हो जाएगा सॉलिड, फिर हम हाथ में उठा लो तो हाथ में हो जाएगा लिक्विड। ऐसे होता है। तो ये कौन सा मेटल है?
गैलियम और सीजियम। सोडियम पोटेशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसका तो कुछ ज्यादा ही कम होता है। कितना बात लिख लीजिए हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड पिघलता है, मतलब लिक्विड से कन्वर्ट होता है, सॉलिड से कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, माने कोई लिक्विड से कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, वो टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर वेरी, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कोई भी मेटल मेल्ट करेगा या फिर बॉइल करेगा। हाँ, एक्सेप्शन में है सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम ऐसा मेटल है लेकिन इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है, कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इवन सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, बताए हैं कि हाथ पर रखेंगे तो बस हथेली का हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या होगा कि पिघल जाएगा। तो इस बहुत कम होता है सीजियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, गैलियम, ये सब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन है। मेटल है लेकिन इस सब का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, कम होता है। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, हार्ड नहीं होता है, आसानी से हम चाकू से क्या कर सकते हैं कि काट सकते हैं। तो अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डेंसिटी। अरे बस समझ में, देखो डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है और इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। ये फिजिकल यूनिट है डेंसिटी ना। अब ध्यान से समझो, ज्यादा मास होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया। और एक हम जहाज को देखें कितना बड़ा होता है, उसका मास कितना ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी पानी के ऊपर क्या करता है कि क्योंकि मास अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा है, और अगर मास बाई वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो वाटर के रेस्पेक्ट में कम आएगा, पानी के डेंसिटी से कम आएगा, इसलिए उस पर क्या करेगा कि फ्लोट करेगा। तो ज्यादा मास होने का मतलब ये नहीं होता उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना। डेंसिटी का मतलब ज्यादा मास है, और अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है तो डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो जो है वो कहलाता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो। हाँ, अगर सेम वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट में एगो हल्का रहे एगो भारी रहे तब बोलेंगे कि भारी वाला का डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे अलग अलग शेप है तब तो हमको उसको मास बाई वॉल्यूम रेशियो ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर हमको उसके डेंसिटी के बारे में पता चलेगा। तो अगर डेंसिटी के यूनिट के बारे में बात करें MKS, तो मास बाई वॉल्यूम है ना, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो किस चीज में मापा जाएगा, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। MKS में डेंसिटी हो जाएगा और CGS में ग्राम, और नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जनरली मेटल्स का डेंसिटी भी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा होता है, वाकई में मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है। हाँ, एक्सेप्शन में आ जाएगा सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट है तो डेंसिटी कम होगा, सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, ठीक। हम डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम, ऐसा ही ना है। अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट के मास से वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो ये जो रेशियो आएगा, यही रेशियो को डिफाइन करेंगे हम लोग डेंसिटी के रूप में। तो ये मास का होगा केजी और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। इस तरीके से आया ऐसा यूनिट डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया MKS में, और CGS में क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन सोडियम पोटेशियम आ गया इसमें एक्सेप्शन, अपवाद। मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन सोडियम पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, सॉफ्ट है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया फिजिकल प्रॉपर्टी से जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी।
मतलब कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अपने से होके पास होने के लिए अलाउ करना, मतलब एक इंड से दूसरे इंड, इस मटेरियल से होते हुए कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी एक इंड से दूसरे इंड पर चले जाए तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल क्या है कि कंडक्टर है। नहीं, तो कोई भी मटेरियल के कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम अब प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं दो प्रॉपर्टी, एगो हीट कंडक्टिविटी और एगो करंट कंडक्टिविटी। बात समझ रहा है? तो मतलब एक वो मटेरियल जो हीट का कंडक्टर है और एक वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो पहले देख रहे हैं कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, वो मटेरियल जो एक इंड से दूसरे इंड तक, जो अपने एक इंड से दूसरे इंड तक अपने से होते हुए हीट एनर्जी को जाने का अलाउ कर देता है, अक्रॉस इट, अपने से होके जाने के लिए हीट एनर्जी को अलाउ कर देगा, उस मटेरियल को बोलते हैं कि वो मटेरियल हीट का कंडक्टर है, मतलब वो हीट का गुड कंडक्टर है। और जो जाने नहीं देगा वो बैड कंडक्टर है, चाहे इंसुलेटर है। नहीं, तो जनरली मेटल्स हीट के कंडक्टर होते हैं। नहीं, मेटल से होते हुए हीट इधर से इधर चला जाएगा। कभी मिला होगा सभी घर में, मम्मी लोग खाना बनाता है लोग, तो इसे छोलनी से चला के अगर वो उसी में रख दे लोग तो बाद में ये वाला हैंडल पकड़ने में हाथ चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन है हीट में, कढ़ाई में, तो अब यहाँ से हीट होते हुए आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन गर्म रहेगा कि नहीं गर्म रहेगा? छूने पे कैसा लगेगा? मतलब हाथ जलने जैसा महसूस होगा, गर्म लगेगा। वहीं अगर कंडक्टर नहीं रहता तो ये वाला पोर्शन छूने में गर्म होता है। और कोई लकड़ी को लेके ऐसे तुम आग में ही डाल दो डायरेक्टली, आग में डालने के बाद ये वाला पार्ट एकदम जलने भी लगे तभी भी ये वाला पार्ट गर्म नहीं होता है, आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, ये वाला पोर्शन जल भी रहा है तो ये हीट एनर्जी इससे होते हुए दूसरे इंड पर नहीं जा रहा है, तो ये मटेरियल हीट का कंडक्टर नहीं होगा। इसमें हीट एनर्जी जितना पार्ट जल रहा है उतना ही पार्ट तक रहेगा, उससे होते हुए दूसरे इंड तक नहीं जाएगा। तो मजबूरी में उस पर कपड़ा लपेट के तब उसको निकालता है लोग, चाहे मतलब याद करके चला के फिर छोली निकल के बगल में रख देता है लोग, उसी में नहीं छोड़ता है लोग, ऐसा होता है ना। यही वो प्रॉपर्टी है हीट का कंडक्टर, जिसके लिए बर्तन वगैरह बनता है, खाना बनाने वाला जो कुकिंग यूटेंसिल बनता है वो मेटल का बनता है। अब मान लो कि ये हो गया हमारा बर्तन, ये वो इंड हो गया जिसमें खाना रख के पकाया जाएगा, फूड को कुकिंग किया जाएगा, और ये वो फेस हो गया, ये वो इंड हो गया जिसको हीट मिल रहा है। तो अब अगर हम इसको हीट देंगे तो अब ये इससे होते हुए इस इंड से इस इंड इससे होते हुए आ जाएगा, तब ना यहाँ पर रखा हुआ खाना पकेगा। तो अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो इधर हीट देते तो हीट एनर्जी इधर से होते हुए इधर आता नहीं आता। तो क्योंकि मेटल से बनता है बर्तन, क्यों? क्योंकि मेटल कंडक्टर होता है, हीट एनर्जी इधर से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो फूड रखेंगे वो हीट एनर्जी के प्रेजेंस में भोजन पक जाएगा। यही कारण है कि मेटल से ही क्या बनता है कि कुकिंग यूटेंसिल बनता है, बर्तन वगैरह बनता है। तो ये हो गया हीट का कंडक्टर। इतना बात लिख लिया जाए। हाँ, बेस्ट कंडक्टर वही सिल्वर होगा, सबसे खराब कंडक्टर मेटल में लीड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है और लीड सबसे खराब कंडक्टर है, मतलब कंडक्ट करता है लेकिन सबसे कम कंडक्ट करता है। Conductor of heat, the materials that allow heat energy to pass from one end to another across it called conductor of heat। वो मटेरियल्स जो अपने से अक्रॉस एक इंड से दूसरे इंड तक हीट एनर्जी को ले जाने का अलाउ कर दे, ये मटेरियल से बोलेंगे कि क्या है, हीट का कंडक्टर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है। नहीं, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। जनरली कुकिंग यूटेंसिल में और सब भी जगह यूज होता है, लेकिन मेन काम तो एक नजर आता है कि हाँ खाना बनाने के बर्तन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखना है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ पे हीट एनर्जी था वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो वो मटेरियल्स जो करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक अपने से क्रॉस जाने का अलाउ कर दे, उस मटेरियल को बोलेंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसको बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। अच्छा मान लो कि कोई चीज है
नहीं, अब वो बिजली के तार में सटे हुए जाकर छू मजा गया, मतलब वो क्या है कि कंडक्टर है, अंगले जाके उससे छूने पे कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब क्या है कि इंसुलेटर है। तो मेटल्स जनरली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं, सब का सब मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उससे होते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, करेंट पास करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री चार्ज प्रेजेंट होने के चलते ही मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। और वही क्या होता है कि नॉन मेटल में फ्री चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन मेटल करंट का कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। अब आखिर फ्री चार्ज होने के चलते क्यों वो कंडक्टर हो रहा है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हम लोग को, नहीं तो मेटल्स के बारे में, चार्ज के बारे में, चार्ज के फ्लो के बारे में, तो वो सब चीज हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और ये बस इतने समझो कि वो कंडक्टर इसीलिए है मेटल, क्योंकि मेटल्स के पास क्या है, मेटल्स में होते हैं फ्री चार्ज, और वो फ्लो करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो फ्री चार्ज होने के चलते ही ऐसा होता है। ठीक है, तो सारा का सारा मेटल्स कंडक्टर है, ये इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल जितना भी इक्विपमेंट्स बनते हैं अंदर में, बोर्ड के अंदर में तार और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी अंदर में बनता है, तो वो सब किस चीज का रहता है, मेटल्स का। नॉन मेटल्स का लगा देंगे, तार लगा देंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा, और फायदा होगा नहीं होगा कोई भी फायदा। और नॉन मेटल इंसुलेटर है, इसीलिए बोर्ड के ऊपर से नॉन मेटल, जैसे कि स्विच जितना भी हम लोग बनता है वो सब स्विच किस चीज का रहता है, इंसुलेटर। और कंडक्टर रहता है मेटल का, तो जाके ऑन करेंगे तो पंखा ऑन करने से पहले आदमी ऑन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए नॉन कंडक्टर मटेरियल्स का वो सब हार्डवेयर बनता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर से कवर करने के लिए जनरली नॉन मेटल का चीज बनता है। बेसिकली लकड़ी का तो पहले बनता था, प्लाई का लकड़ी का बोर्ड वगैरह बनता था, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह। अब ज्यादातर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनता है, नहीं कि उसमें कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी ना है और उससे गर्मी से पिघले भी नहीं, इसलिए थर्मो जितना भी सब बना हुआ है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ है। तो अब हम लोग लिखते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, द मटेरियल्स दैट अलाउ करंट टू पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर अक्रॉस इट कॉल्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो मटेरियल जो करंट को एक एंड से दूसरे एंड पर अपने से क्रॉस जाने के लिए अलाउ करे, परमिशन दे, वो मटेरियल को बोलेंगे कि वो करंट का कंडक्टर है। अलाउ नहीं करेगा तो इंसुलेटर है, गुड कंडक्टर नहीं है। जनरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में तो सब मेटल ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जब मरकरी हो तब, चाहे सोडियम पोटेशियम हो तब, सॉफ्ट मेटल हो तब, हार्ड मेटल हो तब, सब। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसलिए मेटल का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए। हाँ, सबसे इंफॉर्मेटिव बात यह है कि सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कंडक्ट करने का तो काम सब करेगा, लेकिन सबसे स्पीड में जो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को अलाउ करता है पास करने के लिए, सबसे स्पीड में जिसमें पास होता है वो कौन सा मेटल में होता है, सिल्वर में। और सबसे स्लोली जिसमें जाता है, कंडक्ट करेगा लेकिन इतना फ्लुएंटली कंडक्ट नहीं करेगा, तो कंडक्ट करता है लेकिन कम, लीस्ट, तो सबसे कम स्पीड में जाएगा, तो वो कौन सा मेटल है, लीड। तो बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा मेटल, सिल्वर। और लीड मेटल क्या है कि लीस्ट कंडक्टर ऑफ, कंडक्टर तो है लेकिन लीस्ट कंडक्टर है, मेटल में सबसे कम कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, शीशा ना मेटल का नाम है लीड। बात है समझो। अब एक प्रॉपर्टी बच गया, 2 मिनट लगा, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं अलॉय, 2 या 2 से ज्यादा मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं अलॉय। मतलब जैसे कि हम लोग घर पे नहीं ब्रास होता है, फुलहा का लोटा वगैरह होता है, तो वो सब प्योर मेटल नहीं है, मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिलके बनाया जाता है। वो जो मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तो प्योर है, लेकिन जो तीसरा नंबर आता है ब्रॉन्ज, वो प्योर नहीं है, वो 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिला के अलॉय बनता है। नहीं, तो मेटल के पास ये खास प्रॉपर्टी होता है कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिला के हम क्या बनाते हैं, अलॉय।
तो दो या दो से ज्यादा मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। और हम एलॉय की बात करें तो मान लो कोई जैसे कि अगर हम ब्रास के बारे में बात करें तो कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। तो ब्रास का कोई भी बर्तन हो तो ऐसा नहीं कि जितना प्रोपोर्शन में कॉपर और जिंक को मिलाया जाएगा तो पूरे में कहीं से भी एक पार्ट तोड़ ले तो पूरा में कॉपर और जिंक का प्रोपोर्शन उतना ही रहेगा, मतलब रेशियो फिक्स होता है। अगर किसी एलॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो एलॉय जिस जिस मेटल से बना है वो फिक्स रेशियो में होता है, और फिक्स रेशियो रहेगा तबे वो मेटल वो एलॉय बनेगा। अगर रेशियो ऊपर नीचे हो गया तो एलॉय तो रहेगा लेकिन वो एलॉय नहीं, कोई दूसरा एलॉय बन जाएगा। समझ रहा है? बहुत सारा है कि मतलब जो सेम मेटल से बनता है लेकिन कोनो में एक मतलब कि दो मेटल से बना, एगो मेटल ए हो गया एगो मेटल बी हो गया, मान लो कि ये दोनों मेटल के मिला के एगो एलॉय बना। तो मान लो कि ए का ज्यादा है प्रोपोर्शन और बी का कम है तो एक एलॉय बना। अब अगर वही उल्टा कर दें मेटल ये दोनों रहेगा, अगर ए का प्रोपोर्शन कम और बी का ज्यादा कर दें तब तो बनेगा तो एलॉय ही, लेकिन उस समय अब ये एलॉय नहीं वो दूसरा एलॉय हो जाएगा। तो इसमें कोई अगर एक एलॉय की बात कर रहे हैं उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रोपोर्शन फिक्स होता है, रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है। तो एक एलॉय फॉर्मेशन वाला प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है मेटल का, ये नॉन मेटल में नहीं होता है। बस इतना मत लिख लो। यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स आर नोन एज एलॉय। दो या दो से ज्यादा मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस का मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर सेम प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना, एलॉय। हाँ, मेटल्स के पास एलॉय बनाने का प्रॉपर्टी होगा, मेटल का एलॉय बनता है नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दिए हैं ब्रास, ब्रास में आता है कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। और भी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में तो कुछ एलॉय के बारे में उसमें डिस्कस करेंगे।